हेलो दोस्तों, वेलकम टू द वीवीएस। आज हम, जैसे कि आपको पता ही होगा, ज्योग्राफी क्लास 9th का बिहार डीएलएड से जुड़ा हुआ ये सभी क्लास 9 10th इम्पोर्टेंट चैप्टर है, ये सभी जिसका हम चैप्टर 1 से 5 तक कर लिए थे। आज चैप्टर 6 देखेंगे, जिसमें चैप्टर का नाम है जनसंख्या। ये सभी अपडेटेड जनसंख्या वाला रहेगा। इससे क्वेश्चन भी बार बार पूछा जाता है कि आप अगर चाहें तो प्ले लिस्ट में जाकर पिछला चैप्टर सभी 1 से 5 तक देख सकते हैं। ऐसे ही हम सभी सब्जेक्ट का चैप्टर वाइज वीडियो लाएंगे। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्लास 9 का चैप्टर 6। चैप्टर का नाम है जनसंख्या। संख्या अगर पूरे विश्व की बात की जाए तो वर्तमान में लगभग 8 अरब लोग निवास करते हैं पूरे विश्व में, जिसका 17% लगभग 17% आपके भारत देश में है। विश्व जनसंख्या दिवस की बात की जाए तो 11 जुलाई को मनाया जाता है। ठीक है, इसको आप याद रखेंगे। अब चलिए हम शुरू करते हैं। देखिए, मार्च 2011 तक भारत की जनसंख्या 12,106 लाख थी, यानी 121 करोड़ थी। आप इसको याद रखेंगे, 121 करोड़ 2011 के जनगणना के अनुसार। ठीक है, जो कि विश्व की कुल जनसंख्या के लगभग 17% से अधिक थी। ठीक है, अब देखिए, अब हमारे देश के क्षेत्रफल का बात हो रहा है कि ये जो जितने लोग हैं 121 करोड़ लोग भारत के 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर में निवास करते हैं। तो हमारे भारत का क्षेत्रफल कितना है? 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर। यह भी डाटा आप याद रखेंगे। ठीक है, अच्छा, ये जो क्षेत्रफल है भारत देश का, यह पूरे विश्व के कुल क्षेत्र स्थलीय क्षेत्रफल का कितना है? लगभग 2.4% है। ठीक है, तो ये क्षेत्रफल संबंधित यह जो डाटा है आप इसको याद रखेंगे। भारत का क्षेत्रफल 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर और पूरे विश्व के स्थलीय भूभाग का 2.4% है। लेकिन जनसंख्या की बात की जाए तो 121 करोड़ है, जो पूरे विश्व की जनसंख्या का लगभग 17% है। ठीक है, चलिए देखिए, 2011 की जनगणना के अनुसार देश की सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य उत्तर प्रदेश है। ठीक है, सबसे ज्यादा जनसंख्या कहाँ पे है? उत्तर प्रदेश में। दूसरी ओर हिमालय क्षेत्र के राज्य सिक्किम की आबादी केवल मात्र 6 लाख है। ठीक है, यानी सिक्किम का जो जनसंख्या है वो सबसे कम है। तो जनसंख्या के मामले में अगर बात की जाए, सबसे बड़ा प्रदेश तो उत्तर प्रदेश और सबसे छोटा तो सिक्किम। और अगर वही क्षेत्रफल के दृष्टि से अगर बात की जाए तो क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राजस्थान है और सबसे छोटा गोवा है। इसको आप याद रखेंगे। ठीक है, देखिए आगे कह रहा है कि भारत की लगभग आधी आबादी केवल 5 राज्यों में निवास करती है। ये राज्य है उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, बिहार, पश्चिम बंगाल एवं आंध्र प्रदेश। ठीक है, तो ये देखिए क्रम से घटते हुए डाटा है। सबसे ज्यादा जनसंख्या पूरे हमारे भारत देश में उत्तर प्रदेश का है, उसके बाद फिर महाराष्ट्र का है, फिर बिहार का है, फिर पश्चिम बंगाल का है। ठीक है, तो इस तरह से आप इसको याद रखेंगे। अब देखिए नीचे एक रेड बॉक्स में देखिए एक डाटा दिया हुआ है कि भारत में सबसे पहले 1872 में जनगणना की गई थी। ठीक है, सबसे पहले भारत में जनगणना कब हुआ था? 1872 में। किसी शासनकाल में? तो लॉर्ड मेयो के शासनकाल में। ठीक है, लेकिन वो जो जनगणना था वो अच्छे से नहीं हुआ था पूरे भारत देश में। ठीक है, लॉर्ड मेयो के शासनकाल में जनगणना हुआ 1872 में, अच्छे से नहीं हो पाया। लेकिन लॉर्ड रिपन जब आए तो 1881 में पहली बार एक संपूर्ण जनगणना की जा सकी। ठीक है, उसी समय से प्रत्येक 10 वर्ष पर जनगणना होती है। ठीक है, तो सबसे पहली बार नियमित जनगणना करवाने का श्रेय जाता है लॉर्ड रिपन को। कब? 1881 में। इसके बाद से देखिए प्रत्येक 10 वर्ष पर जनगणना होते आ रहा था। 81 के बाद 1891। ठीक है, इस तरह से करते करते 2001 में हुआ था, 2011 में हुआ, 2021 में होना था, लेकिन कोरोना महामारी के कारण ये नहीं हो पाया और ये अभी तक नहीं हुआ है। तो ये तो था जनसंख्या। अब हम आते हैं, समझते हैं जनसंख्या घनत्व को। ठीक है, ये जनसंख्या घनत्व क्या है? ठीक है, तो देखिए प्रति इकाई क्षेत्रफल में रहने वाले लोगों की संख्या को जनसंख्या घनत्व कहते हैं। ठीक है, यानी एक इकाई क्षेत्रफल में कितने लोग निवास करते हैं, इसी को जनसंख्या घनत्व कहा जाता है। ठीक है, तो अगर जनसंख्या घनत्व की बात की जाए तो केवल बांग्लादेश तथा जापान का जनसंख्या घनत्व भारत से अधिक है। ठीक है, यानी हमारे भारत देश का जो जनसंख्या घनत्व है प्रति वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में रहने वाले जो लोग हैं वो हमारे भारत देश में तीसरे स्थान पर है। ठीक है, सबसे ज्यादा बांग्लादेश में लोग रहते हैं, फिर उसके बाद जापान में, तब तीसरे स्थान पर हमारा भारत देश है। ठीक है, देखिए यहाँ पे लिखा है कि 2011 में भारत का जनसंख्या घनत्व 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर था। यानी एक वर्ग किलोमीटर में कितने लोग रहते थे 2011 में? 382 व्यक्ति। आप इस डाटा को याद रखेंगे। ठीक है, जहां बिहार का जनसंख्या घनत्व सबसे अधिक है, कितना है? तो 1102 व्यक्ति प्रति किलोमीटर। पूरे भारत का बात किया जाए तो 382 और हमारे बिहार का बात किया जाए तो 1102 व्यक्ति प्रति किलोमीटर। ठीक, वही अरुणाचल प्रदेश का जो जनसंख्या घनत्व है वो पूरे देश में सबसे कम था, राज्यों में सबसे कम था, तो मात्र 17 व्यक्ति प्रति किलोमीटर। ठीक है, तो जनसंख्या घनत्व आप याद रखेंगे। पूरे भारत का 382, सर्वाधिक बिहार का 1102 और सबसे कम अरुणाचल प्रदेश का 17। ठीक है, के नीचे आपके बुक में एक और डाटा है तो सोचा आपको बता दूं। आंध्र प्रदेश के पुनर्गठन के बाद 2 जून 2014 को तेलंगाना भारत का 29वां राज्य बना था। अभी वर्तमान में आपके पूरे भारत देश में 28 राज्य, 8 केंद्र शासित प्रदेश है। ठीक है, लेकिन ये आंध्र प्रदेश को 2 भाग करके एक तेलंगाना नया राज्य बनाया गया था, 29वां राज्य बना था। कब? 2 जून 2014 को। लेकिन बाद में जब जम्मू कश्मीर से राज्य का दर्जा छीन गया तो अभी वर्तमान में 28 राज्य ही बचा हुआ है। ठीक है, तो ये तेलंगाना कब बना था? 2 जून 2014 को। अब हमारा अगला टॉपिक है आपका जनसंख्या वृद्धि एवं जनसंख्या परिवर्तन की प्रक्रिया। जनसंख्या वृद्धि को हम समझते हैं, यह क्या है? ठीक है, तो देखिए आपके बुक में डाटा दिया हुआ है। यहाँ पे देखिए भारत की आबादी 1951 में देखिए 3,610 लाख से बढ़कर यानी लगभग 36 करोड़ थी 1951 में। जब हमारा देश आजाद हुआ था उस समय पहली बार चुनाव हुआ 51 में, तो उस समय जनसंख्या कितना था? 36 करोड़ के आसपास, जो बढ़कर 2011 में 121 करोड़ हो गया। सोचिए कहाँ 36 करोड़ और कहाँ 121 करोड़। ठीक है,
तो प्रति वर्ष क्या हुआ, प्रति 10 वर्ष में जब जनगणना हुआ तो हमारे जो देश का जो जनसंख्या था वो धीरे धीरे बढ़ रहा था। आप देख सकते हैं 1951 में इतना था, फिर 61 में इतना हो गया, करते करते 2011 में कितना हो गया है, 121 करोड़ हो गया है। ठीक है, और आप देख सकते हैं ये जो वार्षिक वृद्धि दर जो है, जो प्रतिशत है, वो धीरे धीरे बढ़ते जा रहा है। ठीक, लेकिन आप देखिएगा एक समय के बाद ये देखिए 1.25 है, 1.96 है, 2.20, देखिए बढ़ते जा रहा है हर साल, हर 10 साल पर क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। लेकिन यहाँ देखिए ये देखिए ये कब का 1981 में देखिए 2.22 था। ठीक, लेकिन अब इसके बाद क्या हो रहा है, धीरे धीरे घट रहा है। ठीक है, देखिए 1991 में 2.16 हो गया, 2001 में देखिए 1.97 हो गया, 2011 में 1.64 हो गया। तो 1981 के बाद क्या हो रहा है, हमारे देश का जो जनसंख्या का जो वार्षिक वृद्धि दर है वो धीरे धीरे क्या हो रहा है, घट रहा है। ठीक, अब समझिए आगे 1951 से 1981 तक जनसंख्या की वार्षिक वृद्धि दर नियमित रूप से बढ़ रही थी, 1951 से 81 तक। लेकिन 81 के बाद क्या हो रहा है, हमारी जनसंख्या का जो वृद्धि दर है वो धीरे धीरे अब घट रहा है। ठीक है, यहाँ लिख रहा है किंतु 81 से वृद्धि दर धीरे धीरे कम हो रही है। तो ये हमारे लिए अच्छी खबर है। ठीक है, ये हमारी जनसंख्या वो क्या हो रहा है, धीरे धीरे घट रहा है। अब देखिए एक और अच्छा डाटा आप इसको याद रखिए, 2023 में भारत चीन को पीछे छोड़ते हुए विश्व का सबसे अधिक आबादी वाला देश बन गया। अभी वर्तमान में सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश आपसे पूछा जाए तो कौन है, वो तो हमारा भारत देश है। ठीक है, 2023 से पहले चीन था, लेकिन अब हम लोग क्या कर चुके हैं, चीन को भी पछाड़ चुके हैं, सबसे ज़्यादा लोग हमारे देश में रहते हैं। ठीक, अब देखिए जनसंख्या वृद्धि का क्या कारण है, जनसंख्या बढ़ता क्यों है, घटता क्यों है। तो इस जनसंख्या में जो परिवर्तन है यह बहुत सारा इस पर फैक्टर काम करता है। जन्म दर है, मृत्यु दर है, प्रवास है। जन्म दर का मतलब होता है कितने लोग जन्म ले रहे हैं, मृत्यु दर मतलब कितने लोग मर रहे हैं प्रतिवर्ष, प्रवास मतलब कितने लोग एक जगह से दूसरे जगह, एक देश से दूसरे जगह चले जा रहे हैं। तो यह सब डिपेंड करता है जनसंख्या वृद्धि या घटोतरी पे। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले हम समझते हैं जन्म दर है यह क्या है। देखिए एक वर्ष में प्रति 1000 व्यक्तियों में जितने जीवित बच्चों का जन्म होता है उसे जन्म दर कहते हैं। ठीक है, एक साल में प्रति 1000 व्यक्ति पर जितना बच्चा जन्म लेगा, जीवित बच्चा, ठीक है, उसको हम जन्म दर कहते हैं। ठीक है, और ठीक इसी तरह अगर हम मरने की बात कर ले तो यह मृत्यु दर हो जाता है। ठीक है, यहाँ देखिए एक वर्ष में प्रति 1000 व्यक्तियों में मरने वालों की संख्या को क्या कहते हैं, मृत्यु दर कहते हैं। क्लियर है। देखिए अब इसके बाद आगे 1951 में कुल जनसंख्या जो थी हमारे देश की वो लगभग देखिए यहाँ पे 17.29% नगरीय जनसंख्या थी, जो 2011 में बढ़कर 31.80% हो गई। अब देखिए यहाँ पे शहरी और ग्रामीण जनसंख्या की बात हो रहा है। कहने का मतलब है कि जब हमारा देश आज़ाद हुआ था उस समय शहरों में कितने लोग रहते थे, 100 में 17 लोग रहते थे, यानी 17.29% लोग शहर में रहते थे। लेकिन अभी वर्तमान में नहीं, 2011 का जनगणना का रिपोर्ट है कि कितने लोग शहर में रहते हैं, तो 31% के लगभग 32% के आसपास लोग शहर में रहते हैं। क्लियर है। इसके बाद आपका अगला टॉपिक है राष्ट्रीय जनसंख्या नीति। तो इसको हम लोग अपनी किताब में ही देख लेते हैं। तो आप देख सकते हैं जनसंख्या नीति में जनसंख्या विस्फोट से उत्पन्न हो रही समस्या को ध्यान में रखकर प्रथम पंचवर्षीय योजना काल से ही जनसंख्या नियंत्रण की नीति अपनाई जा रही है। यानी लगभग 1950-51 के समय से ही हमारे देश में प्रथम पंचवर्षीय योजना के समय से ही हमारे देश में क्या हो रहा है, जनसंख्या नियंत्रण की नीति अपनाई जा रही है। ठीक है, भारत जो है विश्व का पहला देश है जिसने प्रथम पंचवर्षीय योजना के दौरान परिवार नियोजन कार्यक्रम को सरकारी कार्यक्रम घोषित किया। ठीक है, आज भी विश्व में सर्वाधिक परिवार कल्याण केंद्र कहाँ है, तो हमारे भारत देश में है। ठीक है, इसके बाद देखिए आपकी किताब में जो लिखा हुआ है 1976 में पहली बार राष्ट्रीय स्तर पर जनसंख्या नीति की घोषणा की गई। कब, 1976 में। ठीक है, राष्ट्रीय स्तर पर पहली बार जनसंख्या नीति की घोषणा की गई, जिसमें लड़के और लड़कियों के विवाह का जो उम्र है वह न्यूनतम 21 और 18 वर्ष रखा गया। यानी लड़का का कम से कम 21 साल और लड़की का कम से कम 18 साल। ये कब किया गया था, 1976 में। ठीक है, इसके बाद देखिए 2002 ईस्वी की जनसंख्या नीति में स्पष्ट किया गया है कि 2045 तक हमारे भारत देश की जो जनसंख्या है वो स्थिर हो जाएगी, यानी बढ़ेगी नहीं। ठीक है, कब, 2045 तक। इसके बाद देखिए अभ्यास प्रश्न है, लेकिन अभी हम अभ्यास प्रश्न नहीं करेंगे। इस देखिए जनगणना में और भी बहुत सारे डाटा है, इस सभी को हम थोड़ा अच्छे से हम प्रत्येक डाटा को हम देख लेते हैं, उसके बाद हम अभ्यास प्रश्न को हल करेंगे। चलिए जनगणना से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण आंकड़ों पर एक बार फिर से नजर डाल लेते हैं। देखिए विश्व जनसंख्या दिवस 11 जुलाई को मनाया जाता है, आपको बता चुके हैं। ठीक है, वर्तमान में विश्व की कुल जनसंख्या लगभग 8 अरब है, जिसका लगभग 18% भारत में निवास करती है। ठीक है, सर्वप्रथम भारत में जनगणना 1872 ईस्वी में लॉर्ड मेयो के शासनकाल में की गई थी, परंतु पहली बार लॉर्ड रिपन के शासनकाल में 1881 में संपूर्ण जनगणना की गई। तब से प्रत्येक 10 वर्ष पर जनगणना होती है। ठीक है, 2011 की जनसंख्या के अनुसार भारत की जनसंख्या 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की जनसंख्या 121 करोड़ थी, जो विश्व की कुल जनसंख्या का 17% थी। ठीक है, हालांकि क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य राजस्थान है तथा सबसे छोटा गोवा है। ध्यान दीजिए, क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा कौन है, राजस्थान, और सबसे छोटा गोवा। लेकिन जब जनसंख्या की बात हो तो सर्वाधिक जनसंख्या उत्तर प्रदेश का है, दूसरे स्थान पर महाराष्ट्र और तीसरे स्थान पर अपना बिहार है। ठीक है, और सबसे कम जनसंख्या कहाँ का है, तो सिक्किम का है। ठीक है, अब चलिए देखिए घनत्व के आधार पर भारत में जनसंख्या का जो वितरण है इसको देख लेते हैं। तो घनत्व के आधार पर जो जनसंख्या है, इसका मतलब यह होता है, जनसंख्या घनत्व का अर्थ क्या है, तो इसका अर्थ है कि प्रति वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल में औसतन कितने व्यक्ति निवास करते हैं, इसी को जनसंख्या घनत्व कहा जाता है। ठीक है, तो देखिए 1901 में भारत का जनसंख्या घनत्व मात्र 37 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर था। कब, 1901 में 1 वर्ग किलोमीटर मात्र 37 व्यक्ति रहते थे, जो बढ़कर 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का औसत जनसंख्या घनत्व 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है, 2011 की जनगणना के अनुसार। ठीक है, भारतीय राज्यों में सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व बिहार का है, कितना, 1102 प्रति वर्ग किलोमीटर, और सबसे कम जनसंख्या घनत्व अरुणाचल प्रदेश का है, कितना, 17 लोग प्रति वर्ग किलोमीटर। ठीक है, अब हम जनसंख्या वृद्धि को देख लेते हैं। तो देखिए जनसंख्या वृद्धि का अर्थ है कि किसी विशेष समय अंतराल में किसी देश या राज्य के निवासियों की जनसंख्या में बढ़ोतरी। ठीक है, तो देखिए भारत की आबादी 1951 में 3 करोड़ 61
लाख के आसपास थी, जो बढ़कर 2011 में कितना हो गया, 121 करोड़ हो गया है, तो बता चुके हैं आपको। ठीक, 1981 के जनगणना के बाद जनसंख्या वृद्धि दर में गिरावट हो रही है। आपने देखा कि 1981 के बाद कैसे वृद्धि दर जो है धीरे धीरे कम रहा है। सिर्फ 1921 में ऋणात्मक जनसंख्या वृद्धि हुई है। ठीक है, जब भी आपसे पूछा जाए कि किस जनगणना के अंतराल में ऋणात्मक जनसंख्या वृद्धि हुई, यानी पहले जितना जनसंख्या था उससे जनसंख्या घट गया। ठीक है, तो ये कब हुआ था, 1921 में। ठीक है, असल में इस समय विश्व युद्ध हुआ था, हमारे भारत देश में बहुत सारे आंदोलन चल रहे थे, तो बहुत लोग, और उसी समय हैजा और प्लेग बीमारी भी जो फैला था। ठीक है, तो उससे क्या हुआ था, बहुत लोग मर गए थे। ठीक है, इस वजह जनसंख्या क्या हो गया, घट गया। तो ऋणात्मक जनसंख्या वृद्धि 1921 में हुआ था, आप इसको याद रखेंगे, एग्जाम में भी आता है। ठीक है, अब इस बार देखिए लिंगानुपात को हम देखते हैं, यह भी काफी महत्वपूर्ण चीज है। देखिए, प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या को क्या कहा जाता है, लिंगानुपात कहा जाता है। ठीक, 2011 की जनगणना के अनुसार जो लिंगानुपात जो नीचे दिया हुआ है, इस डाटा को आप हमेशा याद रखेंगे। भारत का लिंगानुपात कितना था, 943, यानी 1000 पुरुषों पर 943 महिला पूरे भारत में। सर्वाधिक केरल का 1085, यानी केरल में 1000 पुरुष पर 1085 महिला। ठीक, सबसे कम हरियाणा में 1000 पुरुष पर 877 महिला, और बिहार में 1000 पुरुष पर 918 महिला। ठीक है, तो सारा डाटा भारत का सबसे ज़्यादा सबसे कम और अपने बिहार का आप याद कर लेंगे। इसके बाद देखिए आगे है आपका साक्षरता दर। ठीक है, यह भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इस एग्जाम में पूरा दशमलव के बाद तक क्वेश्चन आता है। ठीक है, अभी हाल फिलहाल में जो बीपीएससी का एग्जाम सब हुआ है उसमें दशमलव के बाद तक भी पूछ रहा था। ठीक है, तो आप इसको अच्छे से याद रखेंगे कि भारत का साक्षरता दर कितना है वर्तमान में 2011 की जनगणना के अनुसार, तो 74.4%। भारत का पुरुष साक्षरता दर 82.14, भारत का महिला साक्षरता दर तो 65.46। ठीक है, सर्वाधिक साक्षरता दर वाला राज्य केरल कितना है, 96.2। सबसे कम साक्षरता दर वाला राज्य बिहार। ठीक है, बिहार में सबसे कम साक्षरता दर है, कितना है, तो देखिए बिहार का कुल साक्षरता दर है 61.8। बिहार में कुल पुरुष साक्षरता दर कितना है, 70.32, और बिहार का कुल महिला साक्षरता दर है 53.57। ठीक, तो ये डाटा बहुत जरूरी डाटा था आपके लिए। ठीक है, आप इसको क्या करेंगे, याद कर लेंगे, लिख लेंगे एक जगह किसी ने कहीं पे नोट बनाकर। देखिए आप अपनी किताब में आप देख सकते हैं, आपका जो जनसंख्या है चैप्टर ये कंप्लीट हो गया। ठीक है, इसमें जितना डाटा था ये सब पुराना डाटा था, आपने नया डाटा 2011 का जो जनगणना था उसका डाटा देखा। उसके अलावा भी हमको जो अच्छा लगा वो आपको मैंने दे दिया डाटा। ठीक है, ताकि आप उसको याद रखें, ये एग्जाम में आते रहता है हमेशा। ठीक, इसके बाद देखिए अभ्यास प्रश्न है, तो इसको हम लोग अगले वीडियो में लेकर आएंगे, तब तक आप खुद से इसको हल करने का प्रयास करें। ठीक है।